टू अ फैट रिपोर्ट, फील्ड एक्सेप्टेंस टेस्ट या फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये क्या होता है कि जब भी कोई हम मशीन खरीदते हैं तो हमारे यहाँ से या कहीं से भी एक आदमी जाता है, वो साइट पर जाता है, वहां पर जाकर के देखता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी पर आपके सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं। मीन्स वेव शेप सही है कि नहीं, ट्रांसमिशन सही है कि नहीं, रेंज सही है कि नहीं, मॉनिटर आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा, आपको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, किसी चीज की वैल्यू घटाने से बढ़ाने से उसका रियल इम्पैक्ट हो भी रहा है या केवल सब डमी है। तो मीन्स सबसे पहली चीज है फील्ड रिपोर्ट। फील्ड रिपोर्ट पर आपकी एडजस्टमेंट्स के जो पोजीशंस हैं, आपकी रेटेड पावर हुई, उसके एडजस्टमेंट सब लिखे रहते हैं। एंड वेस्टर्न रीजन में करीब 6 मशीनें मैंने ही लगाई थी मोपियन डीएमई, सो आई एम श्योर कि उन 6 स्टेशन पर तो फैट रिपोर्ट हम दे के आए थे, और बाकी कंपनी की तरफ से हर जगह पर फैट रिपोर्ट आती है। इज अ फैट रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट आइटम दैट यू आर रिसीविंग एट द एंड। मीन्स जब माल आता है कंपनी से तो उसमें एक कागज होता है, लेमिनेटेड पेपर है, वो शायद सभी स्टेशनों का होगा। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विच टेल्स when your equipment was being checked in the company, what were the parameters set at that time. If you are running the equipment at that same watt, same frequency, then the value of the fat report increases a lot. Means it will give you the idea that when you are running the system at 1 kilowatt or in 1 watt, what was the constant rectangular voltage, means Gaussian pulse, and other parameter, what were the value at that time, because these will give you the idea whether you are running the equipment at how power. तो सबसे मेन जो है आपका है फैट रिपोर्ट। देन उसके बाद जो है आपके पास कंपनी के टाइम जब आती है तो एक इंस्टॉलेशन किट से पहले की जो CFG फाइल होती है, वो जब भी कोई इंस्टॉलेशन के लिए आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज वेल एज द सो दैट द फैट रिपोर्ट मैचेस विद द दिस रिपोर्ट। फैट रिपोर्ट में जो डाटा है वो इस इंस्टॉलेशन की CFG फाइल के होता है। मीन्स इफ यू आर हैविंग द दिस CFG file which was given at the time of installation, then you can make the system as new as, मतलब आप उसे 5 साल यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सिस्टम को रीसेट करना है, देन इट इज वेरी सिंपल। जैसे आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो सबसे आसान तरीका होता है रीसेट करना। तो दिस विल मेक द सिस्टम एज अ फैक्ट्री रीसेट। ओके, नाउ यू शुड नो व्हाट वर योर एडजस्टमेंट। तो मैंने इसीलिए बोला आपकी फॉल्ट लॉगबुक होनी चाहिए साथ में कि आपने कब कौन, देन यू कैन अगेन मेक द सिस्टम एज पर योर रिक्वायरमेंट। मींस पहली चीज है फैट रिपोर्ट यू शुड हैव। देन इंस्टॉलेशन से पहले की CFG, फर्स्ट कैलिब्रेशन के टाइम पे जो हुए या लास्ट पे जो आपका एडजस्टमेंट हुए, यू शुड हैव द रिकॉर्ड्स फॉर ऑल दिस। वॉइस कट रही है? हल अभी आवाज ये क्लियर भाई? वेदर द वॉइस सर वॉइस कट रही है। वॉइस कट रहा है। भाई आवाज आ रही है क्लियर? भी ठीक है सर। अरे कट गया क्या? चालू है। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? सर आप यहाँ से तो आई रही है, मैं कहीं से सुन रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? आ तो रही है सर। आ रही है, ठीक है। हेलो, आ रही है सर। ठीक है भाई, अगर आवाज आ रही है तो
ठीक है, नहीं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं साइड में, कोई अगर कोई डाउट है किसी को तो वो मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई वाज टेलिंग के हम लोग थे इस जगह पर थे कि हम डिस्कस कर इंस्टॉलेशंस यू शुड द आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, वॉइस ब्रेक हो रही है। मींस यू शुड हैव द रिकॉर्ड का वैल्यू है वो देखें। हेलो, आपका ऑडियो कट हो रहा है बार बार, इंटरमिटेंट है काफी। भाई अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में काफी कट हो रही है। हेलो। भाई अब नेटवर्क का कोई इशू है, मैं देखता हूँ अभी। ठीक है, मैं नई जगह से करता हूँ। अभी अभी ठीक है भाई कंडीशन?
अभी नेटवर्क ठीक आ रहा है? दो मिनट बाद अपन कनेक्ट होते हैं। मैं ब्रॉडबैंड पर कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, दूसरे इसमें लगता है नेटवर्क का कोई इशू है। 2 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट होता हूँ आपके साथ, प्लीज। ओके 2 सर। मिनट का ब्रेक। ओके भाई, ओके। हाँ भैया, अभी आवाज आ रही है सबको? अभी क्वालिटी ठीक है? नाउ क्लियर। ठीक है भाई, ओके। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट द वर्क। यू शुड हैव द CRO, देन रूल एंड वाट मीटर, सेंसर, देन फ्रीक्वेंसी काउंटर, और सबसे मेन है CRO। उसके अलावा आपका जो पार्ट आता है वो है, आपके पास जो डाटा होना चाहिए वो होना चाहिए पैट रिपोर्ट। और उसके अलावा आपके पास होना चाहिए ये पुरानी ICFG फाइल इनिशियल। उसके बाद जो लास्ट कैलिब्रेशन रिपोर्ट वो होनी चाहिए। फिर आप जब एडजस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है, उस पर कैसे अप्रोच करना है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपको मैनुअल बुक की, मैनुअल होना चाहिए या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, या जो भी है जिस काम कर रहे हैं उसका आपके पास प्रोसीजर और अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि जब आप काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले आपको होमवर्क होना चाहिए। बिना होमवर्क के काम स्टार्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। तो उसके अलावा एक और चीज है, आप जब काम शुरू करें, कुछ काम करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव CFG फाइल सेव एस करके आप अपने रिकॉर्ड में डाल लीजिए कि मींस आपने काम किया था, condition of the equipment at that, so that if something happens wrong in adjustments, you can go back to initial stage ना। इसके अलावा एक मैंने शुरू में भी कहा था, अगर आवाज मेरी आ रही है, मैं बोल रहा था कि आपके पास एक CFG फाइल रहती है इनिशियल के टाइम की, तो दैट मेक्स यू टू मेक द रीस्टार्ट। मींस फैक्ट्री रीसेट आप पहुंच सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट का एक तरह से मतलब हुआ, आप कुछ भी नहीं आ रहा, देन यू कैन गो बैक टू योर इनिशियल एट द टाइम ऑफ जो दिया था। फैक्ट्री रीसेट कर दोगे तो आपका इक्विपमेंट एक तरह से 0 पे चला जाएगा। उसके अभी आपके पास CFG फाइल लास्ट हर कैलिब्रेशन से पहले, हर कैलिब्रेशन के एक CFG फाइल सेव करनी चाहिए। वो सेव करने से फायदा क्या है कि आपके पास रिकॉर्ड है कि बिफोर कैलिब्रेशन क्या और एडजस्टमेंट उसके बाद क्या हुआ। तो यू शुड हैव, मतलब अगर आपका कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे आसान तरीका होता है कोई भी से पहले आप अपनी लास्ट वर्किंग CFG फाइल डाउनलोड करें।
if doing that one, your most of the problems goes out, because अगर कहीं चेंज हुआ है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू है तो वहीं कहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज प्रॉब्लम। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्पेयर स्टेशन क्या क्या चीजें हैं। इक्विपमेंट्स के अलावा स्पेयर में कंपनी ने 3 पार्ट दिए हैं, हर एक स्टेशन के पास वो रखे हुए हैं। एक है मॉनिटर कार्ड, एक है एलसीयू कार्ड और एक है आरएफसी कार्ड। दीज आर द कार्ड दैट आर मोस्ट वन अनसर्विसेबल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा जो कार्ड खराब होते हैं 3 होते हैं। कंपनी ने इसीलिए आपको ये तीनों कार्ड स्पेयर में दिए हुए हैं। स्टेशन पर तीनों स्पेयर अवेलेबल है। इसके अलावा मॉनिटर कार्ड आपके पास स्पेयर है इसका, सभी के पास इसके 2-2 मॉनिटर पड़े हुए हैं। 2 बल्कि हर स्टेशन के 4 मॉनिटर है, सॉरी मॉनिटर नहीं, सॉरी मॉडेम, 4 मॉडेम हर स्टेशन के पास है कि 2 हुए हैं एलसीयू के अंदर और 2 हुए हैं रिमोट कंट्रोल यूनिट के अंदर। मींस यू आर हैविंग 4 मॉडेम्स। इफ वन ऑफ whatever the line you are using, if one of them get unserviceable, you can change, swap them and make the system workable. इसमें by default modem 1 that is given in the back of the equipment in operation working में modem 1 वाला है तो right से first है, that is in second one is not connected, you will have to connect it by सर स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन से है। अपनी स्क्रीन में मैं जस्ट बोल रहा हूँ, आपको शेयर करूंगा। अभी जी बस बोल ही रहा हूँ। जी सर। ठीक है, स्क्रीन क्या है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ अभी, वो नेटवर्क का इशू था, मैं चेक कर रहा हूँ साथ में आपसे बात करते करते। जैसे ही वो कनेक्ट होता है मेरी स्क्रीन भी आपको आ जाएगी। ठीक है, अभी 1-2 मिनट के पास स्क्रीन भी आ जाएगी, मैं वो भी साथ में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। आप शुरू करने से पहले होनी चाहिए, आपको काम करना है। ठीक है, तो ये डाटाबेस आपके पास होना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग। आपके पास जो स्पेयर है वो मैं बताया, आपके पास 3 तो आपके कार्ड भेजे हुए हैं एंड मॉडल आपके पास स्पेयर है। इसके अलावा 2 पोर्ट दे रखे हैं ऊपर सीरियल के भी, आपको कम्युनिकेशन के लिए सेंसर दे रखे हैं, वो आपके अलग से हैं। उसके भी बाद में आपके पास देखा जाए तो पावर सप्लाई सेक्शन भी ड्यूल है, ड्यूल की बल्कि क्वाड है। 1-2 एसी हैं, 2 डीसी हैं, किसी एक पूरा सिस्टम आपका पूरी तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप इस सारी चीजों के साथ काम करने उतरे और उससे पहले काम करना तभी शुरू करें जब आपके पास पूरी तैयारी हो। इक्विपमेंट में आप कोई भी चेंज करेंगे दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट हम भी कोई काम ना छेड़े, क्योंकि सही होने की जगह पर परेशानी आने की संभावना उस समय ज्यादा रहती है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन भी देखता हूँ, शेयर हो जाती है। 1 मिनट, अभी स्क्रीन को शेयर में आ रही है। ये सारे कार्ड्स हैं, इन सबका आपको आइडिया होगा। those who are working on the equipment are familiar with all these cards. Among them, the most important and usable part is CSP, which is being used by all of you. CSP के अंदर CSP is the card that is giving you access to the equipment. Means हम लोग जो है कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं या सिस्टम पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो CSP ही है कंट्रोल एंड सिग्नल प्रोसेसिंग that is making you to work on the system. This is सिंगल पीस। तो ये सबसे में प्रॉब्लम आई तो इक्विपमेंट ऑन करने में आपको काफी बड़ी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज इक्विपमेंट ऑन भी नहीं होगा मैक्सिमम चांसेस है। बाकी सारे पार्ट डबल। तो आप अगर सीएसपी के अलावा कहीं और दिक्कत है या एलसीयू में दिक्कत है, बेसिकली एलसीयू में दिक्कत है तभी आपको एलसीयू सीएसपी का लगा रहता है, तो आप इसमें कोई अपनी नहीं कर पाएंगे ना कोई आउट करेंगे। मीन्स आपकी ना कोई इनपुट आएगी ना एडजस्टमेंट आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो वही रहेगा। तो इसको जब भी आप करें काम और करना है आपको, जब भी आप करते हैं तो बाईपास में रखे करें। उससे आप नॉर्मल में डाल करके सीएसपी फाइल सेव करेंगे और कभी इसे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली में ऑन होगा। नॉर्मल में ऑन होने का मतलब है अगर कोई फॉल्ट हुई तो वो बंद हो जाएगा बेसिकली। इक्विपमेंट कीप ऑन रनिंग इन द क्या बोलते हैं, गोल घूमता रहेगा। उस केस में आप कोशिश करेंगे जब सीएसपी है तो बाईपास मैंने उसको सेव करके रखें ताकि जब भी आप ऑन करें कम से कम आपको पता चले कौन कौन से पैरामीटर आउट है या क्या है।
उसके अकॉर्डिंग फिर बाईपास में सिस्टम होगा, मॉनिटर पैरामीटर देख सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। देन अगर आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो इसमें अक्सर पे टच पॉइंट लगे हुए हैं। ये एक्टिवेटेड पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप पावर मेजर कर सकते हैं, रिवर्स पावर, फॉरवर्ड पावर, और इसके अलावा और भी चीजें हैं। इसके अलावा आपका डीसी कार्ड है जो कि हाई वोल्टेज बनाता है, ये आपने थ्योरी में देख ही लिया होगा। ये एचटीए होगा, केवल आपका मोपियर के हाई पावर डीएमई के अंदर एलपीएम एलपीडीएमई में वो नहीं होगा। ये क्या होता है कि आपकी पावर सप्लाई 50 वोल्ट बनती है, 50 वोल्ट से ये कार्ड चलता है जो कि आपका सिग्नल को जंप करवाता है, मतलब 1 किलोवाट तक पहुंचाता है 100 वाट से। तो एचपीएस हमें मिलेगा, एचपीए नहीं मिलेगा। देन उसके बाद तो आपको सब, because all of you are working on the system, you will be familiar with all these things. Then dash points and dash point from which you can direct either the frequency as well as the CRO, see the forms, and these are the main things what you will have to do during the adjustments. Moreover, one more thing is measurement and HPA. HPA पर भी आप CRO डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं, बिकॉज एक्टिवेटेड सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, सिग्नल को एक्टिवेटेड करके CRO के लेके लिया हुआ है ताकि आप काम कर सकें। इससे आपको अपनी what you are sending in the air, you are having the same waveform here. You can see the waveform, but transmitting whether the parameters are okay or not, and the rest working and theory is being taught by some other person. This is I think because this is not my part today, but you should identify these things before going into maintenance and all. This is the duplicator port which is giving the RF to the antenna, and these two are the 08108 and 08109. These are the one receiving side. क्या बोलना चाहिए, दो मॉनिटर के केबल्स हैं, दो मॉनिटर्स हैं, बिकॉज इन द इक्विपमेंट वी आर हैविंग 2 मॉनिटर एंड 1 ट्रांसमीटर। तो मोटा वाला ब्लैक जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, दैट इज द ट्रांसमिटिंग पाथ, एंड द रिमेनिंग 2 पाथ मॉनिटरिंग पाथ। हेलो, ये जो इंटरनेट इसका मतलब भी लगाना आप लोग वो भी बोल नहीं सकते। हाँ कनेक्शन हाँ जी बोलिए। बस इतना ही। कोई कुछ क्वेरी है क्या किसी की? कुछ आवाज आ रही है हाँ लंबा हाँ, और ये नीचे वाला जो नीचे सबसे नीचे जिसपे M1 लिखा है ना, M1 उसका डायमीटर ले लेना। भाई शायद किसी का स्पीकर ऑन हुआ है। सर आपके इसमें दिखा रहा है ये शायद दूसरी बंद कर देता हूँ, सॉरी। हो सकता है मेरे स्टेशन पर कोई पीछे से आवाज आ रही है, वो मुझे इको हो रही है। अभी ठीक है भाई? हाँ, तो ये आपका जो है सही, ये आपका RF पाथ है, दैट इज द मॉनिटरिंग पार्ट, ब्लू वाला जो है। तो सेम आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में, ये आपको पता रहना चाहिए कि मींस एंटीना से जो आप यहाँ से निकालेंगे दैट विल गो टू द एंटीना। एंटीना पर एक चीज और है, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट मिलेगा। कभी भी एक स्टेशन पर फॉल्ट आई थी, हम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा बिकॉज 2-2.5 साल हो गए। तो उनका कहना था कि मेरा VXL बहुत बड़ा हुआ है और मैं क्या करूं, तो मैं बोला तो भाई एक काम कर, अपना जो है ना एंटीना चेक कर ले। तो एंटीना में RF पे यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा आपको। अगर शॉर्ट नहीं मिल रहा ओपन रहा तो आपका एंटीना ओपन हो गया, VSWR बहुत ज्यादा आएगा उस केस में। ठीक है, नॉर्मली तो आपको 50 को मिलना चाहिए, लेकिन जैसे DME केस में आप नापेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा, तो इसका मतलब आपका सर्किट पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फॉल्ट थी किसी स्टेशन की, मुझे याद नहीं आ रहा, देवर हाईली पजल्ड, इक्विपमेंट नहीं चल रहा था और गर्म हो रहा था, तो फिर ये था कि उनका एंटीना ऊपर से ओपन हो गया था। ठीक है, देन मैं आपको केवल इंस्टॉलेशन से और उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम जो आई डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके पास मैनुअल होगा, ये आप देख सकते हैं, और इसमें सारे के सारे आपके कनेक्टर्स दे रखते हैं, कौन सा कनेक्टर कहाँ लगेगा। दिस इज द गिविंग द कंप्लीट डिटेल्स। हाउ दिस इज द पिक्चर अर्लियर DME के अंदर। अभी DME जो आई है उसमें बैटरी जो है बाहर है। आई थिंक एट सम एक्सटेंट द न्यू DME इज देयर, दे आर हैविंग द बैटरी आउटसाइड। जो अभी मैं गया था तो वहां पे इस समय जो लॉट है नया, उसके बैटरी बाहर लगी हुई है, अंदर नहीं है। तो ये वाला पिक्चर नहीं आएगी,
वर्किंग कार्ड्स वगैरह मैक्सिमम सेम ही है, बट लुक नहीं आएगा। बट जो पहले आए थे हमारे 35 डीएमई आए थे 2017-16 में, all of them were had batteries inside the equipment. These are the rack where the batteries were mounted. तो इन्होंने सेफ्टी के लिए स्विच रखा हुआ है। सर्किट आपका पूरा नहीं होगा, आराम से इसमें मेंटेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको व्यूआर के साथ कैसे कनेक्ट करना है या जीपी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसका इसने दे रखा है केबल डायग्राम। अगर आप सेम कंपनी का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट बताते हैं कि आपका जैसे है ना, ये आपके स्टेशन पे मैनुअल होगी, उसमें दे रखा है किस तरह से कनेक्ट करना है, पिन नंबर दे रखे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसएसआई को कनेक्ट करने में। उसके बाद आपको सिंक सोर्स देख करके एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद आता है आप अगर कोई एडजस्टमेंट करते हैं, चलो हम एडजस्टमेंट पे आएंगे, उसके बाद इन चीजों को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम स्टेशंस पे जहां पर मॉडेम काम कर रहा है, at most of the station we are having the telephone line still yet. Now we are moving toward the OFC lines as per the LOW given by the RCDU. Uh, all the navigation facilities that are being installed are now, before installing the facility, they are asking for the installation of the OFC lines at the station. But still yet some stations are having the telephone lines. So the systems are working on modem. The connectors for modems are means 7 and 8 number port. You can see on the screen it is clearly written modem 1 and modem 2, 37, 38, and pin number 37 and 8 are given for modem. You can connect them, and this side in modem 1, that is it is clearly written RCMU. In the red box it is shown that RCMU modem 1 port is this one, and this is working. RCMU 2 is not connected physically, only RCMU 1 is connected. You can connect the modem to this one. If you are adjusting the second modem, you will have to either you will change the modem 2 to modem 1, or connect, you will have to change the wiring from modem 1 to modem 2 backside port. You will have to do that adjustment. And also serial ports are there too. You can use them if you are using the OFC connections. OFC के अंदर आप कन्वर्ट करके लाएंगे, सीरियल से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टेशन। You will have to use the, when you are using the OFC connections, then you will have to convert it to OFC optical conversion, and optical to, again you will have to convert it in the serial mode, then the system will work. But I would like to add that new MOPS DME that is being applied in 2000 after 2023, they are having the port which is having directly Ethernet at the output. You simply put Ethernet connection in the input of the, in the equipment, and then you can directly connect it to OFC converter. Then you can take directly from OFC to Ethernet, and you will get your status and everything available at the system. There is no need to convert for serial. Means serial is also provided there. They are having 3 options: serial, then modem, and one is RS485. You can use any one of them for sending the signals. This is somewhat how the connections are made at the site at the system. Means this is your DME in the shelter, then remote place. DME is there. You can see it is connected by RS232. Then media converter will be there. Then optical fiber. Then again back to serial from media converter, and RCMU and RMMS are connected in this way. If you are using the RF link, then either you are using optical fiber or RF link, the system will come from the RS232 network in this way. And then in new DME, which is provided after 2023, you are having the direct link, no need for converting into OFC and all. Even in OFC, you will take the signal directly in the Ethernet. No need for RS232 conversions and all. This is the way how the connections are made. Now I will take the second topic.
before attempting to fault finding, one should know what the connections are. Most in old DME, the main thing was that all the connections were provided from the top. Even the power supply was given from the top, and each and every connections, whether it is connected to VOR, ILS, serial, or then telephone ring, anything, everything is in online mode at the top only. This is the power supply part. You can see connector, monitor, antenna, everything is there. How the power supply is connected, you can see. This is the way how the cables are connected. One more thing, this equipment is having a lot of colors. Each and every color has its own meaning. Means if you are aware with the colors, then you can get the status of the equipment directly. Means red color means it is a fault. Then green means it's okay, normal. Then orange means warning. Red means alarm. These are the color arrangements. You can directly check with the colors only. One more thing, if you are working on the system, you might have seen that temperature here. Temperature is showing LPA temperature. Then it should not go beyond 39 or 42, 41. If it is going more than 42, I have seen at many stations, the rising time and fall time are changing continuously, and they are increasing or decreasing and fluctuating basically. So reason may be the increase in the temperature. So keep eye on the system that the temperature should be below 41 or means near about 39 or 35. Then the system will work easily. You can use the AC temperature accordingly so that the system can work easily. Sometimes a problem came that all the parameters gone out when you are turning on the equipment, turning off the equipment. Sometimes you will have to turn off the equipment. When you are turning, you are getting nothing at the system. So you should keep the record. What is the frequency? Reply means transmitter interrogation frequency. If you are in the channel X and channel select is, then automatically frequencies will come. But at time this type of problem came. Normally it is not coming. What are the values you have said? You should keep record for that. Then one more main problem is in the system, you are getting it system delay, then pulse spacing, pulse duration, pulse time, pulse decay time, forward power, these keep on changing. And you कई सारे स्टेशंस का मैंने देखा है, और उसके लिए फिर आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन, है ना. लिमिट सेट की हुई सारे सिस्टम्स की पल्स स्पेसिंग की कितनी होनी चाहिए, आपका व्यूआर के साथ कनेक्ट है, आईएलएस के साथ कनेक्टेड है, उसके हिसाब से इनकी लिमिट्स होती हैं. Then you will have to see all these things as per the ICAO settings. And power measure वगैरह का आइडिया होगा सबको, आई थिंक, how the power is being measured. There are two ways. Either you can measure power by using the coupler, or second is using the system by using true line wattmeter. Most of the people are using, even though the company has given a bird sensor, bird true line wattmeter, which is having the facility to measure the average, peak power, reverse power, VSWR, all the parameters using the same. During the measurement, you should keep the directions of the sensors की जो direction है वो सही रखें. Otherwise, the value will not come, or there will be a problem in your system. Much more problem is there when you are measuring. The meter can measure up to only 250 watt. This is the capacity of the meter. So the department have purchased a 6 dB attenuator that can be used at between them to reduce the power, so that the actual power can be measured. This is the way how power measurement is being done.
This measurement is done in the when the equipment is in the air, means working condition. एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं कि हम क्या करते हैं कि वी increase the later on one by one. These are the values which have to be adjusted in the maintenance mode. One is Gaussian deck, radial deck, rectangular deck. These are the values that we can change, and their effect is that we can increase or decrease the power, then pulse duration, and adjust the rise and fall times. By using these values, we can change parameters, but arrangement has to be done in such a way that they will not affect, they will keep on working. Temperature should not go beyond the limit, and the through-line transmitter should show the correct power what you are transmitting. इसमें अगर हम गॉसियन डेक है, इसको देखते एक्चुअली हम कैलिब्रेट कैसे करते हैं ट्रांसमीटर को, उसका फीचर है we will take, let it, we are adjusting the low power DME, then we will take 50 watt in the transmitter setting, और यहाँ हम सेट करेंगे गॉसियन डेक को. We will see how much power is required, how much Gaussian deck is required to transmit 50% power. Means if you are using a LPDME, then the true line multimeter should show the 50 watt power, peak to peak power, and if HDME used, then 500 watt peak to power value has to become. This has to be adjusted using the Gaussian deck. You will note that Gaussian deck, then put that 100. Then next we will do it for medium for 75 watt or 70 watt. We will note the same Gaussian deck value. Again, we will do the same for high power, means 100 watt rated power of 1000 watt. Note the same Gaussian deck and keep a record. Then then go into the LMMS calibration, transponder calibration, and calibrate the power table. Whatever the values were at the time of 50 watt, 75 watt, or 100 watt, that has to be put in the calibration, transponder calibration table, and then set these values, and your transmitter will get calibrated. The same is done for transmitter 1 and transmitter 2. This is the way transmitter table. This is, let us, it was giving 50 watt power at 1110, 1340 it was given 75 watt, 1570 it was giving 100 watt. We will calibrate, we will put the values accordingly and press the button calibrate. Your equipment will calibrate and show the correct power what is being radiated at the station. Okay. This was a part of the transmission calibration. This has to be done before the 5 team is coming, and you are feeling range is not available, alarms are coming, power is not okay, then you will have to do all this. And then similarly is the calibration, monitor calibration. मॉनिटर कैलिब्रेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारे टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं इक्विपमेंट की बैक साइड पे. These are TP344, TP388, then TP345 and TP339 on the back plane. यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कौन सा किसके लिए आ रहा है काम है, वी शुड नो. तो कनेक्टर आ रहा फ्रॉम एंटीना टू मॉनिटर टू, दिस इज 344, TP344, एंड फॉर फ्रॉम एंटीना 1 टू मॉनिटर 1, चाहे ट्रांसमीटर कोई सा एयर में हो उस दौरान, एनी ट्रांसपोंडर एट एयर on TP38 will be available at the system. Similarly, from DPU2 to monitor 1 or oblique 2 has to be adjusted for TX2 peak power. Then we will have to adjust the TP345. Similarly, from TPU1 to monitor 1 or monitor 2 for TX1 peak power, we will have to adjust TP339. How adjustments are being done, we will later on. एडजस्टमेंट पॉइंट भी आप डिस्कस. अभी जो पॉइंट है इस पे हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे, सीआरओ पे भी चेक करेंगे. हाउ वी विल डू, वी विल डिस्कस. तो एंटीना 2 मॉनिटर 2 के लिए क्या है कि हमारे एक वेरिएबल पोर्ट दे रखा है, ये है VR6. हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और हमें क्या करना है कि वोल्टेज इसकी चेक करके, ठीक है, ये 3 वोल्ट लेके आना है, इसको वेरी करके VR6 को वेरी करेंगे. आपकी जो वैल्यू है
जो ये वाले पॉइंट है TP344 वगैरह पे, इस पे मेजर करें तो 3 वोल्ट आती है। मेजर 338 and 344 by oscilloscope the transponder. If the voltage is not 3 volt, adjust VR or VR6 the DPU back to 3 volt. Okay, 3 volt लेके आना है इसको। Measure the signal at TP339 oscilloscope with transponder 1 and 339 with for 339 and 345 allow for TX1 and मतलब आपको ये पॉइंट देख करके आपको 3 वोल्ट लेके आना है। ट्रांसमीटर को चेंज होता है, वापस से यही काम करें दूसरे ट्रांसमीटर के लिए। अगर 3 वोल्ट तो फिर आपको जो है ये पोर्ट जो बताई आपको VR6, VR3, VR4 एंड VR3 इन पोर्ट्स को आपको एडजस्ट करना है, 3 वोल्ट लेके आना है। तो ये मॉनिटर का एडजस्ट होगा। अगर आपके चारों पोर्ट्स में 3 वोल्ट आ रहा है देन मॉनिटर हैज बीन एडजस्टेड। ठीक है, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? This arrangement has to be done by the combination of these TP points, namely TP344, 338, 345 and 339 that are on the back panel. Okay. Then adjustment has to be done on VR6, VR5, VR4 and VR3. For monitor, we will have to do the arrangement and adjustment accordingly. 3 वोल्ट लेके आना है यहाँ पे, है ना? CRO पे 3 वोल्ट आना चाहिए। 3 वोल्ट आता है तो हमारा एडजस्टमेंट ठीक है। If the voltage at TP340, 338 and 344 are unbalanced with transponder 1 and transponder 2, final verification refer to TX कैलिब्रेशन चेक करना। हमें ट्रांसमीटर को फिर कैलिब्रेट करना पड़ेगा उस केस के अंदर। ठीक है, मॉनिटर पावर कैलिब्रेशन कैसे करना है उसके लिए वापस से ओपन अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, LMS में जाएंगे, कैलिब्रेशन मॉनिटर कैलिब्रेशन में जाएंगे। देन मॉनिटर 1 पावर कैलिब्रेशन एंड मॉनिटर 2 पावर कैलिब्रेशन का जो स्क्रीन वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। आगे रखिए, दिस वन मॉनिटर पावर कैलिब्रेशन मींस जो ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन की स्क्रीन थी उसका जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज मॉनिटर पावर कैलिब्रेशन। अब आपको क्या करना है, मॉनिटर 1 की पावर कैलिब्रेशन सेलेक्ट करनी है। देन आपको सेट पावर 50 वाट एट 50 वाट एंड क्लोज। जब आपका ट्रांसमीटर की जो वैल्यू है जो आपने सेट कर रखी थी उस समय जब एयर में देंगे उस दौरान उसको 50 वाट पढ़ना चाहिए। मींस यू विल सेट पावर एज हाफ 50 एंड इसको सेट कर देंगे। सिमिलरली हाफ पावर के लिए आप लो पावर मेजरमेंट में कैलिब्रेशन में जाएंगे। सिमिलरली पावर एज असाइन्ड 1 आपका जो है ये वाली जो पावर है ये लो और ये हाई, लो का मींस 50 वाट पे जो पावर थी, हाई का मतलब 100 पे जो थी, इन दोनों को कैलिब्रेट कर देंगे। मतलब एक बार आप एयर में देंगे 50 वाट, जो आपकी वैल्यू आ रही है वो देख करके यहाँ पर सेट करेंगे। सिमिलर यहाँ करेंगे, इन दोनों को करके आप कैलिब्रेट कर देंगे। और ट्रांसमीटर 1 कितने पे चल रहा है वो वाट आप यहाँ पे दे करके इसको सेट पावर मांगे तो ये आपका हो जाएगा। कैलिब्रेशन के लिए सेम है, डिले कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है। हमें यही एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। जैसे मेजरमेंट आपको यहाँ पे 50 वाट आप नॉर्मली लेके आते तो ये क्या करता है 50 ये लेके आता 50 माइक्रोसेकंड लेके आना है स्टेशन किया तो हम क्या करते हैं 50 डाल कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -5 के आसपास आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आपकी जो राइट टाइम फॉल टाइम चले जाएंगे सारे के सारे और आपकी स्टेशन डिले भी पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। कई बार क्या होता है राइट टाइम फॉल टाइम वेरी करते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए मॉनिटर पे हम मॉनिटर को एडजस्ट करते हैं और वाले पार्ट को हम एडजस्ट इस तरह से नहीं करते बल्कि इसकी जगह पे हम क्या करते हैं उसको CRO पे चेक करते हैं वhether सही आ रही है। अगर वहां सही है only then we will have to adjust the monitor. Then we will put the value 50 in exact measurement or 49.7 or 49.8 whatever the FIU aircraft has told during the calibration time and put the calibration command. Similarly for transmitter 2 के लिए भी करते हैं, इस तरह से हम इनको कैलिब्रेट करते हैं। इससे आपका राइट टाइम फॉल टाइम सारा डिपेंड करता है। आपका काउंटर 2 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए। अगर ट्रांस पॉइंट कौन सा है आपका फ्रीक्वेंसी THU का जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है उस पॉइंट पर ही काम किया जाता है। ठीक है, आप सिस्टम को पूरे को कैसे मॉनिटर करेंगे उसका प्रोसीजर क्या है। आप ट्रांसमीटर पर भी मतलब एक पे आप ट्रांसमिट वाले पार्ट को चेक करेंगे, एक पे मॉनिटर करेंगे। दोनों के बीच में कितनी डिले है अप्लाई डिले वो आनी चाहिए वो आप करेंगे। अगर वो आ रही है तो इसका मतलब सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, पॉइंट है आपका LPA कार्ड इक्विपमेंट का, उसमें वीडियो देखने के लिए BNC कनेक्टर यूज करेंगे या फिर
ऐसे वीडियो जो है पीएलसी कनेक्टर वहां पे करेंगे। रिसीवर पे कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आती है, डिटेक्टेड गॉसियन पल्स है रिसेप्शन। टीसीयू पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये वाली मिलेगी, और टीसीयू मॉड आउट जो आएगा वो ये वाली वेव है, अंदर तीनों चीजें रेक्टेंगुलर गॉसियन डैक, और तीसरा जो है क्या बोलते हैं, 3 पैरामीटर इसके अंदर एक साथ हैं, पेडेस्ट्रियल है और गॉसियन है, और तीसरा और है, वो तीनों के तीनों लगे हुए हैं इसके अंदर। ये आपकी वे में पर्टिकुलर टीएक्स वीडियो इस तरह की आएगी, एलपीए वीडियो इस तरह की आएगी। ये आप चेक करें, अगर कोई फॉल्ट आती है, अगर नहीं आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कौन से कार्ड में प्रॉब्लम है। वेवफॉर्म प्रॉपर नहीं आ रही है तो वहीं से आप पता चल जाएगा। पहले तो आपके सिस्टम पे अलार्म आ जाएगा कार्ड के ऊपर। इफ नॉट गेटिंग द अलार्म देन यू शुड हैव टू whether these pulses are coming or not. If they are not coming then you should contact check these cards are working or not. सिस्टम को कैसे कनेक्ट करना है वो सबको आइडिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डीएमई जो है उसका 32 है। हमारी जो इक्विपमेंट था पुराना वाला जो 2017 में खरीदा था उसका IP32, तो उसी की रेंज का आप एक आईपी ले लीजिए, कोई भी आईपी लेकर के कनेक्ट कर दीजिए, आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली एआई में हम एलएमएस जो है उसका IP 192 168 1.2 रखा हुआ है सारे सिस्टम्स में, और उससे क्या होता है और इसका 32 है, तो आप जैसे ये रख करके इस रेंज का सबनेट मास्क डालेंगे, गेट पे डालेंगे यही वाला, तो आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम है पीसी पे कैसे करना है उसका इसमें प्रोसीजर दे रखा है, इंटरनेट पे कनेक्ट करने का। सीरियल में कनेक्ट करना है तो सीधा सीरियल का पोर्ट ऊपर दे रखा है, पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग। आपको काम करना है तो क्या है कि कौन कौन से टूल्स चाहिए, कोई भी काम करने के लिए ऑसिलोस्कोप चाहिए, प्रोब चाहिए, नेटवर्क एनालाइजर अगर है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है जो कि आपके स्टेशन पर नहीं करनी होती है कभी भी, तो उस समय नेटवर्क एनालाइजर भी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी कैविटी नहीं करनी पड़ेगी। At the station level, you are not doing the just for frequency change, so this is not required. Our sensor with adapter is required. Laptop और PC are required. Power meter आपको चाहिए, डायरेक्शनल कपलर जरूरत है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नॉर्मली स्क्रूज आपके जो है 2.5 mm वाले रेंज के ड्राइवर से खुल जाएंगे, स्पैनर 8 mm वाला, और टेस्ट केबल एंड बाकी चीजें चाहिए, स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी चाहिए काम करने के लिए, है ना। ये आपका फिल्टर है जो आपके इक्विपमेंट की बैक साइड में दोनों जो गेट हैं साइड वाले उन पर लगे हुए हैं। अगर आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं, अगर आप अपने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उस केस में सिग्नल को इन करने के लिए आपके ये बैंड में काम करते हैं, ये करते हैं आपके मेगाहर्ट्ज की रेंज में। उस 50 मेगाहर्ट्ज का इसका बैंड है, उसमें आपको एडजस्ट करना होता है। रिमोट कनेक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है किस तरह से करना है। ये आप RS-232 लाइन है, RCMU पर डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है, RS-232 के थ्रू लीज लाइन, डायल अप, OFC कैसे भी आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं केवल इसी का लीज लाइन, इसके थ्रू ये आ गया, ईथरनेट के पीसी यहाँ कनेक्ट हो गया, दिस इज द अरेंजमेंट। और मैं डायरेक्ट IP पे कनेक्ट होने वाला सेटअप दे रखा है, वो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाकी मॉडर्न वे कनेक्शन के लिए हमने डिस्कस किया था 7 और 8, 37 और 38, और सीरियल के लिए 232 का 1 पोर्ट और 2 पोर्ट, कोई सा भी पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। जो भी पोर्ट यहाँ आप डिफाइन करेंगे, आप दूसरे एंड पे मतलब सॉफ्टवेयर में भी वही पोर्ट डालेंगे तब ये चलेगा। DME कैसे कनेक्ट करना है हमने डिस्कस किया है पहले। ये तो हो गया कि किस तरह से हम काम करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं वो तो हमने करीब करीब डिस्कस कर लिया। अभी फॉल्ट फाइंडिंग वाला जो पाथ है वो सिंपल सा है कि आपको सिस्टम का पाथ अगर पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपका
कॉमन ट्रांसमीटर 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि भाई कॉमन पार्ट में प्रॉब्लम है, तो कॉमन पार्ट आपका कहाँ से शुरू होता है? वो होता है एंटीना पार्ट से। तो आपका जो सर्च शुरू होनी चाहिए एंटीना से होनी चाहिए। जैसे कि शायद किशनगढ़ था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, वहाँ पे क्या था कि एंटीना खराब हो गया था। तो वीएचडब्ल्यूआर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ट्रांसमीटर हमारे ठीक चल रहे हैं। कोई किसी पे अलार्म नहीं है, कुछ नहीं है, बट वीएचडब्ल्यूआर बढ़ा हुआ है या कोई रीज़न है, तो आप एंटीना को देखना है। अगर आपका मॉनिटर वाला प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखो मॉनिटर की केबल प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है। देन अगर मॉनिटर की केबल सही है, तो आप ये देखो कनेक्टर पे आने के बाद इक्विपमेंट पे कनेक्ट है कि नहीं, देन उसका पाथ चेक कीजिए। तो वी कैन फॉलो द स्टेप वन बाय वन। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पावर सप्लाई, देन यू शुड सर्च आउट व्हिच पावर सप्लाई इज अनसर्विसेबल। बैटरी लोड होल्ड कर रही है, नहीं कर रही है, इमरजेंसी है तो उसको होल्ड नहीं कर रही है, तो बैटरी को आपको रिप्लेस करना है, या बैटरी में फॉल्ट है। देन अगर किसी कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, पैरामीटर आपका आउट हो रहा है, तो देन यू विल हैव टू सी दैट कार्ड, यू विल हैव टू सर्च आउट दैट कार्ड, कार्ड कौन सा खराब है ना? और आपका जो मेजर खराब होते हैं वो 3 कार्ड हैं, तीनों के तीनों दे रखे हैं। तो आप उनको डायरेक्टली लगा के भी देख सकते हैं कि अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो आप जो है कार्ड चेंज कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम द टीसीयू कार्ड इज गॉट अनसर्विसेबल और द एलसीयू इज अनसर्विसेबल। क्योंकि एलसीयू क्या होता है आपका, एलसीयू सबसे ज़्यादा खराब होने का इसलिए चांस है क्योंकि उसमें ह्यूमन इनपुट जाती है। उसके अलावा लाइन का सिग्नल भी उसी में जाता है, आपका RS-232 का भी सिग्नल उसमें जाता है। अगर कहीं लाइटनिंग होगी या वोल्टेज चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले अगर कोई कार्ड खराब होगा तो होगा एलसीयू। आपके सिस्टम को बचा देगा, बट एलसीयू खराब हो जाएगा। एलसीयू खराब होने से आपके सिस्टम आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, बिकॉज़ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू टर्न इट ऑन और टर्न इट ऑफ। यू विल हैव That is the reason why the company has given the one LCU card spare, so that you can put the LCU card in case of emergency and turn on your system. Similarly, TCU कार्ड में क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो भी आप एडजस्टमेंट करते हो, ऑल दीस आर स्टोर्ड इन द EEPROM। तो मेजर प्रॉब्लम इज if your parameters or transmitting side parameters or some parameters are not under your control, these are stored in the EEPROM of the TCU, then you should remove the TCU card and re-verify whether it is working or not. You are having one spare TCU card, you can put it there. But उसमें भी प्रॉब्लम वही है कि when you are taking it out, you should keep that your wrist should be attached to the earth, because this card is having a microprocessor as well as the EEPROMs. Sometimes I have seen that some stations the TCU card got unserviceable due to electrical discharge from the body and like that. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. You will have to keep attention on that. If you are removing any card or anything else, then you should earth your body first, because your body may destroy the card or some other may insert the problem in the system. So one more good thing in this system is that it is hot swappable. You can directly take it out the card and work on that one, but this should be done in the emergency conditions only. It is ideally the equipment should be turned off and it should be used then. Cards are replaced at the time when during the installing, removing on this thing, we should try to turn off the equipment. This is true that it is hot swappable, but in case of emergency only this facility has to be used. Matlab, it should not be the practice that equipment is running and you are removing the card, because each and every card has its own function. It is generate voltages and all these things, signals, voltages, and all things are going on. If you are removing the system, the signals will return back and can create problem in the other parts also. So attempt should be done in such a way that this arrangement has to be done minimally. Then उसके बाद है आपके अगर कार्ड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको सीधा नजर आएगी, बिकॉज 2017 वाले सिस्टम में और बाद वाले सिस्टम में एलईडी इंडिकेशंस दे रखे हैं मोपियंस ने. वो एलईडी खुद ही बताते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है. यू विल हैव टू रिमूव द कार्ड एंड यू कैन चेक वेदर देयर सम अदर प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन सी फ्रॉम देयर. ओके, देन सप्लाई वाला पार्ट है, तो सप्लाई का आपके पास एडजस्टमेंट दे रखे पॉट दिए हुए हैं. अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, यू कैन मेजर दैट वन एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली. मेन इज आपका यूपीएस की सप्लाई सही होनी चाहिए, जो सबसे मेजर चीज है मेंटेनेंस के लिए. अगर सप्लाई सही आ रही है तो मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपका टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए. देन इसकी क्या है मेंटेनेंस के अंदर,
मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पल्स ड्यूरेशन की। वो आपको ये देखना है कि पल्स राइज पल्स फॉल टाइम जो है आपने ढंग से कैलिब्रेट किया है नहीं किया है, एयर में ठीक जा रहा है नहीं जा रहा, उसको देख करके आपकी कंपनी ने जो प्रोफाइल दी थी उससे बहुत ज्यादा आप बाहर नहीं आएंगे, उसके आसपास ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी ने फैक्ट पे दिया था उस टाइम पे वो वैल्यू बिल्कुल रियल वैल्यूज थी, उनके आसपास ही आपका एडजस्टमेंट होगा। और जरूरत पड़ने पर ही इसे सॉफ्टवेयर में एडजस्टमेंट करें, मेंटेनेंस मोड में जाकर के जो दे रखे हैं पैरामीटर्स जिन्हें हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब जरूरत हो तभी उनको एडजस्ट करें और कम से कम एडजस्टमेंट करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मली वी आर एडजस्टिंग इन अदर इक्विपमेंट, वी आर एडजस्टिंग द पोर्ट्स, हियर these settings are working as a pot, these are increasing or decreasing the voltage levels that may affect your operation। तो मीटिंग पार्ट या कोई भी पार्ट है मॉनिटर पार्ट में आप जब कोई भी कांस्टेंट चेंज करते हैं तो बेसिकली यू आर एडजस्टिंग द पोर्ट्स। तो बी बी प्रिपेयर्ड व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड हैव द आइडिया फॉर दैट। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं वी हैव डिस्कस्ड। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वी आर ऑन ऑनलाइन, आई विल वेलकम देम टू डिस्कस। भाई किसी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि मैं ब्रॉडकास्ट करके चला गया, नोबडी इज देयर। सर वो कार्ड्स के फंक्शन बता दीजिए। सारे कार्ड्स के एक एक करके फंक्शंस, ठीक है। हाँ सर। एक काम करते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, है ना, बाकी आपके पास मैनुअल है, मैनुअल में सारी चीजें हैं। हम एक काम करते हैं कि एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा, अच्छा है ना, ताकि आइडिया हो जाए कि कौन सा कार्ड क्या काम कर रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं इसका पिक्चर यस उठाता हूँ सर। ताकि याद रहे किस कार्ड की हम बात कर रहे हैं, कहाँ होगा। हम्म, एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं आपको है ना कार्ड खोलकर मैं शेयर करना पड़ेगा वापस से पीपीटी स्क्रीन पे, तो हम 5 मिनट बाद मिलते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। अभी नाउ 4:14 हो रहा है, वी विल अगेन मीट एट 4:20। ओके, बोलिए। ओके सर। हम 4:20 पे वापस कनेक्ट होते हैं, तब तक मैं देख लेता हूँ मैं कहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है ताकि हम डिस्कस कर सके, ठीक है।